G7 ने चाइना की पॉलिसी पे काफ़ी बड़े सवाल खड़े किए हैं। वॉशिंगटन डीसी की बात करें, वो पूरी तरह से चाइना के खिलाफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। जब भी रिपब्लिकन्स और डोनाल्ड ट्रंप रहते हैं एज हुँ, राष्ट्रपति, तब हुँ, अमेरिका का प्रिंसिपल एडवर्सरी हुँ। चाइना होता है। आज अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है मेक्सिको। ठीक है, तो एक तरह से चाइना को डीलिंग किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से। G7 में उन्होंने वन चाइना पॉलिसी को उन्होंने एक तरह से दरकिनार कर दिया है। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज बात करने वाले हैं हम एक अहम आ रहे अपडेट पर, जो कि G7 की तरफ से आ रहा है, जिसमें G7 ने चाइना की पॉलिसी पे काफ़ी बड़े सवाल खड़े किए हैं। चाइना ने जो इंडो पैसिफिक रीजन में जो चाइना का रवैया रहा है, चाहे लैंड ग्रैबिंग की बात हो, आउटपोस्ट क्रिएट करने की बात हो, साउथ चाइना सी में जो इलिसिट एक्टिविटीज़ रही हैं, उसकी बात हो, उसको लेकर कंडेम किया है। वन चाइना पॉलिसी को भी कंडेम किया है। ये बड़ा अपडेट है, इस पे बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ उमेश अग्रवाल जी मौजूद हैं। उनसे समझेंगे कि G7 ने जिस तरह से चाइना के जो कृत्य हैं उनको क्रिटिसाइज़ किया है, इससे क्या मतलब निकाला जाए? क्या पूरी तरह से G7 या ख़ास तौर से हम वॉशिंगटन डीसी की बात करें, वो पूरी तरह से चाइना के खिलाफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। उमेश जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम उमेश जी। उमेश जी, G7 ने जो ताज़ा-तरीन अपडेट है वो ये कि G7 ने चाइना की वन चाइना पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ किया। और इंडो पैसिफिक रीजन में जो चाइना की एक्टिविटीज़ हैं, चाहे ज़मीन हथियाना हो पूरे रीजन में, चाहे साउथ चाइना सी में जो एक्टिविटीज़ हैं, आउटपोस्ट क्रिएट करना हो, उन सारी चीज़ों को हाइलाइट किया और कंडेम किया है। और रीजनल पीस के लिए उन्होंने कहा है कि ये सारी चीज़ें ठीक नहीं है। आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या मतलब निकाला जाए? क्या डायरेक्ट अमेरिका जो है चाइना को धमकी दे रहा है, या किस तरह से देखा जाना चाहिए इसको? देखिए अंबर जी, आपके शो पे मैंने बार बार बताया है कि जब हुँ, भी रिपब्लिकन्स और डोनाल्ड ट्रंप रहते हैं एज हुँ, राष्ट्रपति, तब हुँ, अमेरिका का प्रिंसिपल एडवर्सरी हुँ, चाइना होता है। और जब जी, भी डेमोक्रेट्स आते हैं, हुँ, प्रिंसिपल एडवर्सरी रशिया हो जाता है। और जी, आपने 2016 और 2020 में जो डोनाल्ड ट्रंप का फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन था, उसमें आपने देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के ऊपर टैरिफ लगाए थे। जी, और जो चाइना का जो ट्रेड सरप्लस उस समय ट्रेड एक्सपोर्ट्स होता था अमेरिका, 538 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया था, जो अभी 450 बिलियन डॉलर में शायद है। ठीक है, 2024 तक। तो अभी भी उन्होंने 20% टैरिफ और लगा दिया है। ठीक है, आपको मालूम है, ताकि उससे चाइना से और ट्रेड कम हो जाए। और जी, आज अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है मेक्सिको। ठीक है, तो एक तरह से चाइना को डीलिंग किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से। और अभी मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आज का जो समिट है G7 में, उन्होंने वन चाइना पॉलिसी को उन्होंने एक तरह से दरकिनार कर दिया है। उन्होंने ताइवान को एक इंडिपेंडेंट देश माना है, मतलब आप ऑफिशियली नहीं माना है, पर वो एक तरह से उसी डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। और वो बोल रहे हैं कि जो ताइवान का जो प्रॉब्लम है, उसको उस बातचीत के हिसाब से यू शुड बी, आपको सुलझाना चाहिए। और एक तरह से आपने जहाँ पे मिलिटराइजेशन कर रहे हो साउथ चाइना सी में, उसमें दे आर अगेंस्ट दैट एज वेल। आपको मालूम है कि कुछ महीने पहले, 1 महीने पहले, जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर एंड यूएस प्रेसिडेंट दोनों मिले भी थे। और उन्होंने भी बोला था कि कैसे चाइना का जो वर्चस्व है साउथ चाइना सी में बढ़ रहा है। और साउथ चाइना सी में चाइना ने आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना दिए हैं। और उस आर्टिफिशियल आइलैंड्स को रख के वो बहुत सारे इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव ज़ोन्स को क्लेम कर रहा है, फिलीपाइंस के, वियतनाम के, ब्रुनेई के, मलेशिया के। तो इससे भी G7 नेशंस खफा है। और आपको ये भी मालूम है कि अभी ताइवानी राष्ट्रपति ने भी बोला है कि जो एनहांस्ड ड्रिल्स हो रहे हैं चाइना से, जिसमें एक तरह से वो अपने एयरक्राफ्ट उनके एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में भेज देते हैं, उनके शिप्स नेविगेशन करके वो ताइवानी स्ट्रेट को क्रॉस कर रहे हैं। और एक तरह से अनसर्कलिंग करने की
योजना बना रहे हैं और एक तरह से लैंडिंग कैसे करेंगे उसकी वो एक तरह से मिलिट्री ड्रिल्स कर रहे हैं इन देयर ओन कोर्स। तो कहीं न कहीं मेरे हिसाब से द वेस्ट को लग रहा है कि अब चाइना पे नकेल कसने की बारी आ चुकी है। और इसी के दौरान उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि वन चाइना पॉलिसी को उन्होंने जो एंडोर्स करके रखे थे इतने दिनों तक, वो अभी एंडोर्स नहीं कर रहे हैं। इस बार तो मेंशन भी नहीं किया है। और आपको ये भी मालूम है कि भारत भी 2010 से वन चाइना पॉलिसी को पब्लिकली एक्नॉलेज नहीं कर रहा है। जापान को प्रॉब्लम है, साउथ चाइना सी के सब लोगों को प्रॉब्लम है। आपको ये भी मालूम है कि अमेरिकन शिप्स आजकल जब भी देखो आपने देखा होगा कि वो साउथ चाइना सी क्रॉस कर रहे हैं, ब्रिटिश शिप्स क्रॉस कर रहे हैं, कैनेडियन शिप्स क्रॉस कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन शिप्स क्रॉस कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो इंडो पैसिफिक में एक तरह से मिलिटराइज़ेशन भी हो रहा है। और आपने 3 साल पहले देखा था कि नैन्सी पेलोसी जो उस समय थी स्पीकर, वो यूएस की 3rd हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल थी। वो ताइवान उन्होंने ताइवान जो रिपब्लिक ऑफ चाइना उसको विज़िट किया था और उसको लेके भी बवाल हुआ था। तो इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं G7 इज़ एक्चुअली पुशिंग बैक अगेंस्ट चाइना और चाइना का जो इंक्रीज़्ड मिलिट्री ड्रिल्स है, उसको भी उन्होंने एक तरह से कंडेम किया है और वो जिस हिसाब से आइलैंड्स को क्लेम कर रहा है और एक चीज़ क्या कर रहा है, चाइना अपनी फिशिंग मिलिशिया वो भेज रहा है दूसरे कंट्रीज़ के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन पे। वहाँ पे जाके वाटर कैनन से वो वहाँ पे जो फिशरमैन हैं, उनको बोलता है कि आप फिशिंग मत करिए और वहाँ पे अपनी फिशिंग मिलिशिया को बैठा के वो कुछ स्पेसेस को क्लेम करता जा रहा है। तो ये एक तरह से उन्होंने इस बात को कंडेम किया है और एक तरह से क चाइना को बोला है, जो इश्यूज़ है, उसको इंटरनेशनल लॉ और सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करे, जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर है और आपको मानना पड़ेगा, इस तरह से उन्होंने बात की है। जी, बिल्कुल। और जी7 की हम जी7 की हम बात करें, जी7 ने चाइना का जो मिलिट्री बिल्डअप है और जिस तरह से वो लगातार बढ़ता जा रहा है और साथ ही साथ जो रैपिड इंक्रीज़ इन चाइनाज़ न्यूक्लियर वेपन आर्सेनल उसको भी उन्होंने सवाल उठाया है और जिस तरह से वो नॉन मार्केट वे में जो रूट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। कई सारे बड़े सवाल हैं। आखिर इससे पहले इतना खुलकर जी7 ने कभी चाइना को जो चाइना के करतूत हैं उस पे खुलकर बात नहीं की। आज इस तरह से आप मतलब टाइमिंग पे मैं सवाल आपसे कर रही हूँ। देखिए, चाइना ने अभी अपने न्यूक्लियर स्टॉकपाइल को बढ़ाना चालू कर दिया है। आज जी। अगर देखा जाए विश्व में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स रशिया के पास है, 6500 उनके पास डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर वेपन्स है, अमेरिका के पास 5900 है। चाइना के पास 3rd आता है, उसके पास 500 न्यूक्लियर वेपन्स है, प्रोजेक्टाइल्स है। भारत के पास 170, 175 है। जो ये रैपिड वो चाइना अभी क्या कर रहा है अपने न्यूक्लियर आर्सेनल भी बढ़ा रहा है और हुँ, वो अपने सारे कोस्ट पे लगा भी रहा है। और हुँ, सेकंड जिस हिसाब से ट्रेड के ऊपर उन्होंने बोला है कि चाइना ने ओवर कैपेसिटी कर दी है, हुँ, उसके कारण वो बहुत सारी कंट्रीज़ में अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट से भी कम की लागत में वो वहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहा है, जिसके कारण डंपिंग कर रहा है चाइनीज़ गुड्स, जिसके हुँ, कारण ट्रेड डिस्टॉर्शन हो रहा है। दूसरी जी, कंट्रीज़ में इंडस्ट्रीज़ आर नॉट एबल टू सर्वाइव। तो इसके हुँ, बारे में भी बात की है और चाइना को बोला है कि ये सब पॉलिसीज़ आर नॉट गुड फॉर इंटरनेशनल ट्रेड और आपको इंटरनेशनल ट्रेड जो रूल्स है आपको उसको फॉलो करना चाहिए। चाइना को वो बताया भी है। जी। लेकिन उमेश जी चाइना जो है वो लगातार ही जो वायलेशन है वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों का वो करता आया है, चाहे वो हम चाहे पूरे सी की बात करें, ब्लैक सी, रेड सी, इंडो पैसिफिक सभी जगह, साउथ चाइना सी और वैसे भी लैंड ग्रैबिंग की भी बात करो तो वो जितने भी देशों का उनसे बॉर्डर जुड़ा हुआ है सबके साथ उनका मतलब एकदम राड़ा है। तो सबकी ज़मीन हथियाता ज़मीन हो, समुद्र हो, पानी हो, इनफैक्ट दूसरे देशों में भी जाकर वो उनकी ज़मीन कब्ज़ा लेता है। तो इस बिहेवियर को इतना खुलकर कंडेम इंटरनेशनल कम्युनिटी ने पहले क्यों नहीं किया? हालाँकि बहुत सारे जो छोटे देश हैं, उनको हेल्प करने के नाम पे चाइना उनके अंदर जाता है। लेकिन जो चाइना की पॉलिसी है, वो तो सबको उनकी अप्रोच पता है। आज जी7 कंडेम कर रहा है और हमने देखा है कि बहुत सारे देशों को उन्होंने बिल्कुल
फटे हाल बना दिया। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि और ज़्यादा कड़ा विरोध करने के लिए चाइना की जो नीति है, उस पे बात करने की ज़रूरत है इंटरनेशनल कम्युनिटी को? देखिए ये जो चाइना नाम का जो मॉन्स्टर है उसको खुद अमेरिका ने खड़ा किया है। जी, 2001 में उसको डब्ल्यूटीओ की मेंबरशिप दी गई थी और तब जी। चाइना का ट्रेड एक्स्पोनेंशियली बढ़ा भी था वर्ल्ड पे। तो वर्ल्ड को एक लग रहा था कि चाइना एक कंप्लायंट पावर रहेगा, एक तरह से उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग जो भी डिमांड्स हैं वो पूरी करेगा और हुँ, अमेरिका को ये लग गया कि वो एंडलेस वॉर कर सकता है अफगानिस्तान में, जिसको चाहे इन्वेड कर सकता है। और चाइना को बोल दिया कि जो भी आपको प्रोडक्शन जो छोटे-मोटे गुड्स है, सर्विसेज़ है, आप प्रोड्यूस करिए। तो एक तरह से चाइना बिकेम द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड और उसी के दौरान आपने देखा कि उइगर मुस्लिम्स को जिस हिसाब से 1 मिलियन उइगर मुस्लिम्स को उन्होंने एक तरह से रिकॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेज भी दिया, बंधुआ मज़दूरी करवा रहे हैं और वो कॉटन फील्ड्स में उधर काम भी करवा रहे हैं। सेकंड जी। तिब्बतियन लोगों को भी वही काम कर रहे हैं। और आपने देखा कि कैसे हांगकांग के अंदर जो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट है, उसको उन्होंने एक तरह से उसको खत्म भी किया। वहाँ पे जो पॉलिटिकल डिसिडेंट्स हैं, उनको पब्लिक आई से ही उनको खत्म कर दिया है। मतलब वो कहाँ गए उनका लापता हो चुके हैं। नोबडी नोज़ अबाउट देम। तो एक तरह से वेस्ट को अभी लग रहा है कि चाइना के पास अब इंडस्ट्रियल लेवल प्रोडक्शन भी है, वर्ल्ड का फैक्ट्री बन चुका है, रेयर अर्थ मिनरल्स उनके पास है, उनके पास जितने भी माइंस जो कोबाल्ट देखो, लिथियम देखो जितने भी माइंस हैं लैटिन अमेरिका में और और अफ्रीका में, वो चाइना के कंट्रोल में है। यूएस के कंट्रोल में वो नहीं है और अभी यूएस के ऊपर कुछ चाइना ने अपनी जो प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है, वो एक्सपोर्ट करना बैन कर दिया है। उन्होंने कुछ एलिमेंट्स है जैसे जर्मेनियम और एंटीमनी है, जो सेमीकंडक्टर्स में यूज़ होते हैं, उसको बैन कर दिया है। तो कहीं न कहीं लग रहा है कि यूएस को कि उसको अब चाइना को एक तरह से नकेल कसने की ज़रूरत है और अब उनके ब जब चाइना उनकी बात नहीं मान रहा है और चाइना की उनको उनको चाइना की ज़रूरत नहीं है, तब वो चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगा रहे हैं। चाइना के ऊपर वो ये वन चाइना पॉलिसी को क्वेश्चन कर रहे हैं, उनके जो सारे ट्रेड प्रैक्टिसेस को कर रहे हैं और उनके ह्यूमन राइट्स को कंडेम कर रहे हैं, उनके इंटरनेशनल सी रूट्स का जो वो फॉलो नहीं करते, उसको कंडेम कर रहे हैं। तो मतलब हर जगह एक तरह से बोलते हैं कोऑर्डिनेटेड स्ट्रैटेजी के थ्रू वो लोग एक तरह से चाइना के ऊपर दबाव बढ़ा रहे हैं। और ये आगे भी चलता रहेगा। ईयू ने भी अभी टैरिफ लगाई है चाइनीज़ व्हीकल्स पे मेरे ख्याल से 25% लगाई है। तो कहीं न कहीं वेस्ट को लगता है इट इज़ टाइम टू हैव अ कॉन्फ्लिक्ट विथ चाइना एक इमिनेंट होने ही वाला है, उसको स्पीड अप किया जा रहा है ताकि क्योंकि वेस्ट चाहता है कि हम पहले ही अटैक कर लें ताकि चाइना के पास वो टाइम नहीं रहे कि वो उनके ऊपर अटैक लॉन्च करें। दिस इज़ अ प्रीएम्प्टिव स्टेप टेकन बाय द G7 अगेंस्ट चाइना। जी, बिल्कुल। और भारत को अगर हम पूरे इस समीकरण में देखें तो भारत जो भारत की पॉलिसी है चाइना को लेकर बिना कुछ कहे यहाँ पर भारत विन-विन पोज़ीशन में नज़र आ रहा है क्योंकि जिस तरह से हालाँकि अब चाइना भी भारत के साथ दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में कहाँ पे आप भारत को पाते हैं कि भारत को किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए? पॉलिसी में कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है चाइना की तरफ या फिर वेस्ट भी झुक रहा है, अमेरिका भी है। आपको ऐसे में क्या लग रहा है कि भारत को कौन-सी नीति अपनाने की ज़रूरत है? देखिए, मेरे हिसाब से वेस्ट इज़ अडॉप्टिंग द इंडियाज़ पॉलिसी। G7 इंडिया की पॉलिसी अडॉप्ट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू चाइना और हुँ, उन्होंने वन चाइना इंडिया ने तो वन चाइना पॉलिसी 2010 में ही अबैंडन कर दी थी। और जी। उसके बाद आपने देखा कि गलवान क्लैश हुए और चाइना अब चाहता है कि वो भारत के साथ उसके रिश्ते अच्छे हों, जबकि जब अमेरिका ने उसके ऊपर सैंक्शंस लगाए क्योंकि अमेरिकन मार्केट गया उनके हाथ में, वेस्टर्न मार्केट गया उनके हाथ में। अब उनके पास कौन-सा मार्केट है? यूरोप के अब आपको मालूम है लैटिन अमेरिका के पास वो परचेज़िंग पावर है नहीं। या हुँ, अफ्रीकन मार्केट के पास उतनी बड़ी जीडीपी नहीं है। एक हुँ, भारतीय एक नेशन ऐसा है जिसके पास 16% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन है विद एन एक्सपायरिंग जो मिडल क्लास है जो अभी बोला बोला जाता है कि 7-8 करोड़ का है और कुछ सालों में 20 करोड़ तक पहुंच जाएगा। तो कहीं हुँ। न कहीं चाइना को लग रहा है कि भारत के साथ वो एंगेजमेंट कर सकता है। पर भारत जी, वेरी कॉशियस है।
भारत ने सिर्फ अभी तक इन प्रिंसिपल लिप सर्विस दी है कि हम आपके साथ डायरेक्ट फ्लाइट रिज्यूम कर देंगे, बट उसके ऊपर कोई कॉन्क्रीट स्टेप्स नहीं हुए हैं। सेकेंड, हुँ, मेरे हिसाब से चाइना के ऊपर फोकस करने से रशिया फ्री हो चुका है। अब रशिया के पास ऑप्शंस है। अभी क्या हो रहा था, चाइना वाज टेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज, जो मतलब रशिया के जो गुड्स एंड सर्विसेज है, जैसे उनके फ्यूल्स है, फर्टिलाइजर्स है, उनके नेचुरल रिसोर्सेज है, वो बहुत सस्ते दाम पे ले रहा था। अब जैसे ही रशिया के ऊपर सैंक्शंस हटते हैं और जैसे ही यूक्रेन और रशिया के बीच में एक पीस अकॉर्ड साइन होता है, वेस्टर्न सैंक्शंस कम होना चालू हो जाएगा। आपको मालूम है नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन जो है, यूएस ने अपने कंट्रोल में ले चुके हैं। और कल नेटो चीफ ने भी बोला है कि यूक्रेन जॉइनिंग नेटो इज आउट हुँ, ऑफ क्वेश्चन, और वी हुँ, शुड हैव नॉर्मलाइजेशन ऑफ ट्रेड रिलेशंस विद रशिया। इससे क्या होगा, चाइना की मुश्किलें बढ़ती जाएगी, क्योंकि जो नेचुरल रिसोर्सेज, जो इनपुट्स, जो वो नेचुरल रिसोर्सेज सस्ते दाम से लेता था, जैसे गैस हो, तेल हो, वो अब उसको महंगे दाम पे मिलेंगे। रशिया विल नॉट बी obliged टू सेल टू चाइना एट लोअर प्राइसेस। और आपको भी मालूम है रशिया ने अभी 25% स्क्रैप टैक्स लगाया है चाइनीज व्हीकल्स के ऊपर, क्योंकि रशिया को मालूम है जैसे ही उसका वॉर खत्म हो जाएगा, तो उसकी जो वॉर इकोनॉमी जो है वो श्रिंक हो जाएगी। तब उसको अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस उसको वापस करना, उसको बचाना जरूरी है। और चाइना ने क्या किया पिछले 2-3 साल में, अपनी कार्स को डंप कर दिया है रशियन मार्केट में। रशिया अभी चाहता है कि उसको रिप्लेस किया जाए, और मोस्ट प्रोबेबली वो होगा अमेरिकन कंपनीज और इंडियन कंपनीज, क्योंकि रशिया के पास अक्यूमुलेटेड इंडियन रुपीस है, क्योंकि हम उनके साथ ट्रेड कर रहे हैं इन हुँ, रूबल रूपी स्वैप अग्रीमेंट में, लोकल करेंसी में। तो कहीं ना कहीं रशिया सेट ऑफ करने की कोशिश कर रहा है, और हुँ, इससे भारत के लिए बहुत अच्छा हो गया। मोदी जी जो इतने सालों से बोल रहे थे, अल्टीमेटली यूरोप और अमेरिका और कनाडा और जापान को अक्ल आ गई है। और जापानीज प्राइम मिनिस्टर ने खुद बोला है कि कैसे चाइना रिमेन सेंट्रल, ताइवानीज प्रेसिडेंट बोल चुके हैं। और आपने देखा है कि जो भी एशिया पैसिफिक के जो छोटे छोटे नेशंस है, फिलीपाइंस है, वियतनाम है, उन सबको भी चाइना धमकाता है। और भारत ने अभी अपने वेपन्स बेचना चालू कर दिया है, फिलीपाइंस को ब्रह्मोस दिया है, वियतनाम रेडी है, इंडोनेशिया रेडी है। तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि भारत का एंगेजमेंट उधर बढ़ता जाएगा, और एक तरह से क्वाड को भी वापस एक तरह से उसको शक्ति दी जाएगी। और मेरे हिसाब से जेडी वैंस भी अभी भारत आ रहे हैं। तुलसी गबार्ड तो मतलब कल आने वाली है, वो वहाँ पे इंटेलिजेंस चीफ के कॉन्फ्रेंस होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं जेडी वैंस आएंगे, और शायद वो बोलेंगे कि F-35 की एक मिनिमम फ्लीट रख लो, जिससे हुँ, हम अपने जो ऑपरेशंस जो करेंगे, इंटर ऑपरेटेबिलिटी हो सकता है। तो कहीं न कहीं आप देखेंगे क्वाड को रिवाइव किया जाएगा, इंडिया इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम को रिवाइव किया जाएगा। तो एक तरह से अच्छी बात है। G7 इज़ नाउ वेकिंग अप टू द फैक्ट, जो भारत इतने दिनों से बोल रहा था, अब उनको अक्ल आई है, एंड दे आर फॉलोइंग द इंडियाज़ पॉलिसी, और वो अडॉप्ट कर रहे हैं। बोलेंगे नहीं, पर अगर आप देखेंगे तो वो ये इंडिया की पॉलिसी दे आर अडॉप्टिंग विद रिस्पेक्ट टू चाइना, एंड दे नो हाउ टू कंटेन चाइना। जैसे अब भारत ने चाइना के 224 ऐप्स को बैन कर दिया था। चाइना ने यहाँ पे भारत के अंदर जो आपको भी मालूम है बहुत सारे ऐप्स के थ्रू लोन्स देना चालू कर दिया था, और वहाँ पे लोगों को धमका रहे थे। उसके ऊपर नकेल कसी है। भारत के अंदर जो चाइनीज कंपनी है, जैसे ओप्पो है, वीवो है, Xiaomi है, वो लोग वहाँ यहाँ से फंड डाइवर्शन की वो कंप्लेंट्स आई थी, डूबियस ट्रांजैक्शंस कर रहे थे। भारत के अंदर फिक्टिशियस प्रॉफिट्स, जो भारत के अंदर जो उन्होंने प्रॉफिट्स अर्न किए हैं, वो ओवरसीज चाइनीज अपनी मदर फर्म को बेच रहे थे, जिस रॉयल्टी के हिसाब से। तो भारत ने सब जगह पे चाइनीज कंपनीज के स्क्रू टाइट कर दिए हैं। बीवाईडी को भी उन्होंने अलाउ नहीं कर रहे हैं। बीवाईडी चाहता है कि भारत के अंदर आ जाए, तो उसको भी अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं द वेस्ट हैज टू फॉलो द इंडियन टेम्पलेट ऑफ कंटेनिंग चाइना। तो वो कर रहा है अभी अल्टीमेटली। और एक अच्छी बात है, आप ये भी देखेंगे कि कैसे तिब्बतियन इशू को भी रेस किया जाएगा।
सिंगजियांग उइगर वो मुस्लिम्स के उसपे बात। उसपे स्टार्ट हो गया है, तिब्बत पे बात होनी स्टार्ट हो गई क्योंकि तिब्बत की आज़ादी को लेके बात हो रही है। वैसे हम 1-2 हफ्ते में इस पे काफ़ी एक्टिविटीज़ होते देख रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि चाइना जिस तरह से ताइवान को एनसर्कल करने की कोशिश कर रहा था, उससे पहले ही चाइना को पूरी दुनिया एनसर्कल करने की जिस मतलब अब चाइना की चलने वाली नहीं है, जो वो अपनी चलाता था चाइना। देखिए, तिब्बत के जस्ट नॉट तिब्बत, उइगर मुस्लिम्स की भी बात करना चालू कर चुके हैं और एग्ज़ैक्टली उन्होंने अभी पिछले और उन कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें भी बात हुई है। हाँ, और उसमें भी बोला गया था कि उइगर जो उइगर सेपरेटिस्ट है, उनको हुँ, वापस चाइना ना भेजा जाए और कहीं न कहीं थाईलैंड में उनको बसाया जाएगा। यूएस ये एक तरह से प्रपोज़ल थाईलैंड के सरकार के साथ रख रहा है। तो कहीं न हुँ, कहीं आप देख रहे हैं कि देयर इज़ अ पुशबैक अगेंस्ट चाइना। चाइना के हुँ, ऊपर सैंक्शन्स लगाए जा रहे हैं, उनके ऊपर सेमीकंडक्टर्स नहीं दिया जा रहा है। हुँ, तो एक तरह से द वेस्ट इज़ फॉलोइंग द इंडियाज़ रोड मैप टू कंटेन चाइना। ये मेरा हुँ। मानना है। ओके, बहुत-बहुत धन्यवाद उमेश जी, आपका हमारे साथ आज की इस अहम अपडेट और इस चर्चा में शामिल होने के लिए और आपने अपने अहम बिंदु हमारे साथ इस पूरे मसले पर साझा किए, उसके लिए आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम, अंबर जी। जय श्री राम।